लेकिन सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि है गुजरात दौरे पर। अहमदाबाद पहुंचने पर गृह मंत्री अमित शाह का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन गुजरात के दौरे पर रहेंगे और कई विकास कार्यों की सौगात इस दौरान देंगे। इसके साथ ही अमित शाह नवरात्रि के दौरान आयोजित कुछ कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। और वहीं हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। सीएम योगी ने एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ रैलियां भी की और कांग्रेस पर हमला भी बोला। सीएम योगी ने कहा कि हरियाणा में सरकार ने विकास के कार्य किए हैं, समाज को बांटना कांग्रेस की पुरानी नीति है। कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि पार्टी माफियाओं के साथ खड़ी हुई है और माफियाओं का उपचार केवल बीजेपी ही है। कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, ड्रग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, माइनिंग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, कैटल माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, वन माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लिप्त माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है। और इसीलिए माफिया का उपचार केवल भाजपा है, केवल भाजपा। वहीं हरियाणा में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अंतिम दिन एक के बाद एक कई जनसभाओं को संबोधित किया है। इस दौरान राहुल गांधी ने बेरोजगारी और संविधान का मुद्दा भी उठाया। आपको ये भी बताएं कि प्रचार के अंतिम दिन राहुल ने दक्षिणी हरियाणा में प्रचार किया। दक्षिणी हरियाणा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। और हरियाणा के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अशोक तंवर की घर वापसी हो गई है। तंवर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापस आ गए हैं। अशोक तंवर ने महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा। बता दें, अशोक तंवर ने बीजेपी के टिकट पर हाल ही में सिरसा से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव कुमारी शैलजा से हार गए थे। कांग्रेस में वापस आ गए हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कुमारी शैलजा ने दिल्ली में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की है। ये मुलाकात इसीलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि कुमारी शैलजा के प्रचार में जुटने के बाद भी उनके पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से नाराजगी कम नहीं दिख रही। माना यह जा रहा है कि सोनिया गांधी ने शैलजा को एकजुट रहने और आगे अहम भूमिका मिलने का भरोसा दिया। दरअसल हरियाणा में 5 अक्टूबर को 90 सीटों पर एक साथ वोट डाले जाएंगे। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। और वहीं महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ सकती हैं। हालांकि इस पर आज शाम तक फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई दौरे के दौरान 3 दिन में बड़ा खुलासा करने के संकेत दिए थे। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया अब जल्द ही नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम आतिशी को आवंटित मनीष सिसोदिया का घर हुआ है, जिसके बाद अब सिसोदिया हरभजन सिंह के सरकारी आवास में शिफ्ट होने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि अभी तक सिसोदिया AB 17 मथुरा रोड में रह रहे थे। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली में एयर क्वालिटी पर नजर रखने वाली केंद्र सरकार की पैनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने फ्लाइंग स्क्वाड को लेकर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 29 अगस्त को एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की बैठक हो, इसमें पराली जलाने पर कोई चर्चा नहीं हुई। 3 साल पहले आदेश दिया गया था कि प्रदूषण करने वालों पर मुकदमा चले। आप आज तक उनके प्रति नर्म हैं, ऐसा क्यों है? इस सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्या मामले में अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 6 आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों को 15 दिन के अंदर सरेंडर करने का भी आदेश है। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई की थी और सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा था और साल 2014 में सबूतों के अभाव में सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया था। निचली अदालत ने सभी को दोषी करार दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के मंत्री बिर्थी को मुडा घोटाले के मामले में पूछताछ में शामिल होने के लिए समन किया है। और आपको बता दें कि मुडा मामले में ईडी पीएमएलए के शिकायतकर्ता के स्टेटमेंट भी दर्ज कर रही है। आरोप यह है कि कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया की पत्नी सावित्री को जो है मुडा की तरफ से 2022 में 14 प्लॉट जो है वो नियमों को ताक पर रखकर अलॉट किए गए थे और बिर्थी के कार्यकाल में ये प्लॉट आवंटित किए गए थे। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद रूपा गांगुली को पश्चिम बंगाल की कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो बांसद्रोणी पुलिस स्टेशन के सामने रात भर से धरना प्रदर्शन कर रही थी। बताया जा रहा है कि सड़क दुर्घटना के मामले में कार्रवाई न होने को लेकर के वो नाराज थी और धरना देने के लिए थाने के बाहर पहुंची।
जिसके बाद पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में उन्हें अरेस्ट किया, उन्हें गिरफ्तार किया। आरोप है कि कोचिंग सेंटर जाते समय छात्र को जेसीबी ने टक्कर मार दी, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। भारतीय पूर्व क्रिकेटर कांग्रेस के नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन के सामने एक बड़ी मुश्किल आ गई है। ईडी ने अजहरुद्दीन को समन भेजा है। समन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजा गया है। अजहर पहले हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन पर अपने कार्यकाल के दौरान फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप था। मोहम्मद अजहरुद्दीन को जारी किया गया एक पहला समन है। इसके तहत उन्हें केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होना होगा। ये मामला हैदराबाद के उप्पल में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के लिए डीजल जनरेटर, फायर ब्रिगेड सिस्टम और कैनोपी की खरीद के लिए अलॉट किए गए 20 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी से जुड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ईशा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं। फाउंडेशन के खिलाफ रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। आरोप यह था कि आश्रम में उनकी बेटियों लता और गीता को बंधक बनाकर रखा गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को यह कहा था कि पुलिस ईशा फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी क्रिमिनल केसेस की डिटेल्स को सामने रखे। अगले दिन 1 अक्टूबर को करीब 150 पुलिसकर्मी आश्रम में जांच करने के लिए पहुंचे थे। सदगुरु ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 अक्टूबर को होगी। और वहीं यूपी के हाथरस में हुई भगदड़ मामले में पुलिस ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। हालांकि इस चार्जशीट में सूरजपाल का नाम कहीं नहीं। आपको बता दें कि सूरजपाल के सत्संग में ही ये पूरी भगदड़ मची थी, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई थी। हादसा जिले के सिकंदराराव क्षेत्र के मुगलड़ी फुलरई में हुआ था 2 जुलाई को। पुलिस ने चार्जशीट में सत्संग का आयोजन करने वाले समिति के जो पदाधिकारी हैं और उनके अलावा जो और लोग थे उनको आरोपी बनाया। 91 दिन की जांच के बाद कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते बात बिहार के मुंगेर में बेखौफ अपराधियों ने आरजेडी के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को गोली मार दी, जिसके बाद घायल पंकज यादव को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज अभी भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरजेडी नेता पंकज यादव जब मॉर्निंग वॉक पर निकले तभी बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि अब तक सामने नहीं आया है कि आरजेडी नेता को किसने और क्यों गोली मारी। इस घटना पर आरजेडी नेता इजाज अहमद ने कहा है कि बिहार में विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। सुशासन पूरी तरीके से खत्म है। दिल्ली की कालिंदी कुंज स्थित जैतपुर इलाके की नीमा हॉस्पिटल में 2 नाबालिगों ने एक 55 साल के डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान यूनानी डॉक्टर जावेद अख्तर के रूप में हुई है। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। तलाश जारी है। हॉस्पिटल कर्मचारियों के अनुसार दोनों आरोपियों की उम्र 16 से 17 साल के बीच थी। उनमें से एक आरोपी का 1 अक्टूबर को पैर के अंगूठे में चोट का इलाज हुआ था। वो बुधवार रात एक लड़की के साथ रात को दरअसल हॉस्पिटल पहुंचा था। पुलिस ने बताया मामला टारगेट किलिंग का लग रहा है। फुटेज के आधार पर दोनों की तलाश जारी है। डिस्ट्रिक्ट क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया। मामले में तफ्तीश पुलिस कर रही है। दिल्ली से बरामद की गई 5600 करोड़ की कोकीन के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। इस ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड और साथ ही मुख्य आरोपी तुषार गोयल 2022 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की आरटीआई सेल का चेयरमैन भी रह चुका है। आरोपी की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी आरटीआई सेल चेयरमैन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस लिखा हुआ है। आरोपी ने डिकी गोयल नाम से एक सोशल मीडिया पर एक प्रोफाइल भी बनाया हुआ है। मास्टरमाइंड तुषार गोयल के कई कांग्रेसी नेताओं के साथ पिक्चर्स भी सामने हैं और इस बात का खुलासा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की पूछताछ में हुआ है। खुद तुषार गोयल ने स्पेशल सेल की पूछताछ में इस बात का खुलासा किया कि वो 2022 में कांग्रेस दिल्ली की आरटीआई सेल का प्रमुख था। 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। और यह भी बता दूं 14 से 22 के बीच में हमारी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी। उससे अधिक चिंता की बात यह है कि इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। महाराष्ट्र के पुणे में यौन उत्पीड़न का मामला आया सामने। जानकारी के मुताबिक 30 सितंबर को स्कूल बस में ड्राइवर की ओर से 2 नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने का मामला यह सामने आया था और इसी को लेकर 2 अक्टूबर को वानवाड़ी पुलिस स्टेशन में 45 साल जो है वो स्कूल चालक 45 साल का, उसी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है।
पुणे सिटी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मामले में जांच लगातार चल रही है। घटना के बाद शहर के लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है। स्कूल के ड्राइवर की तरफ से वारदात को क्योंकि अंजाम दिया गया था, तो लोगों में जाहिर तौर पर गुस्सा बहुत ज्यादा भी है, क्योंकि एक प्रतिष्ठित स्कूल जिसमें बच्चों को लोग भेजते हैं कि उनके बच्चे कुछ सीखेंगे, उनकी जिंदगी बनेगी, उनकी सुरक्षा का ख्याल भी रखा जाएगा, लेकिन ऐसे ही नामी गिरामी स्कूलों के अंदर भी इतने बड़े स्तर पर लापरवाही की तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। कई राज्यों की जेल में जाति आधारित भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। कैदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार न करना औपनिवेशिक विरासत है। जेलों में बनाए गए इस पूरे नियम को खत्म किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जेल अधिकारियों को उनके साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। कैदियों के बीच जाति को अलगाव के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे दुश्मनी पैदा होगी। राज्य का सकारात्मक दायित्व ये है कि वो इस पर रोक लगाए। आईबॉक्स ऐप में निवेश घोटाले के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आईएफएसओ ने 4 बैंक खातों से 18 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को भी नोटिस भेजा गया। पुलिस ने अभिषेक मल्हान, लक्ष्य चौधरी, पूरब झा को भी नोटिस जारी किया है। बिहार के कई जिलों में बारिश से हालात बिगड़े हैं, जिससे राज्य की 14 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित है। बिहार के 17 जिले हैं जहां पर बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। हालांकि बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए प्रशासन भी तैयार है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 33 टीमें अलर्ट पर। मौसम विभाग ने देश के नॉर्थ ईस्ट राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, केरल में भी बारिश काफी ज्यादा हो सकती है। देश में क्योंकि जो मानसून का सीजन है वो खत्म होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी कई राज्यों में झमाझम बारिश जारी है। दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़कर किसी राज्य में अभी बारिश का अलर्ट नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर खत्म हो चुका है। वहीं नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार में हालात बेहद खराब हैं। 16 जिले इस वक्त प्रभावित है, जहां पर 10 लाख की आबादी बाढ़ के कारण से परेशानी से जूझ रही है। लोगों की मदद के लिए यूं तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है, एयरफोर्स की टीम भी मौके पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही।